नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय पूरे देश में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विवाद चल रहे हैं। बीजेपी इस पर बिल को तो लेकर आई लेकिन पास नहीं करा पाई। अब सरकार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज टीवी फर्स्ट के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रतिभा सिंह और प्रदेश सचिव लक्ष्मी सिंह परिहार जी। आप दोनों का स्वागत है टीवी फर्स्ट चैनल में। आप दोनों से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस महिला विरोधी है? देखिए, ये सवाल बहुत ही बेतुका कहा जाएगा कि क्या कांग्रेस महिला विरोधी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1989 में ये महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव रखा था और जिसके ऊपर 5 साल तक गहन चर्चा हुई और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, जो कि आज तक चला आ रहा है और जबकि अब वो बढ़ कर के 40% हो गया है। और जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी जी का एक बहुत ही कहना चाहिए तूफ़ानी कहना चाहिए कि एक जो उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा रास्ता खोला था और लगभग 40% महिलाओं को नेतृत्व का मौका दिया था अपने इस नारे के साथ कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। तो हमेशा ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे उन्हें बढ़ाती ही रही है। तो ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ कह सकते हैं कि जनता को बरगलाने और भटकाने वाली बातें हैं। तो आप कहना चाहती हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है? 100%। तो फिर इस बिल का विरोध क्यों? देखिए, इस बिल का विरोध, इस बिल के महिला आरक्षण बिल के पीछे इन्होंने कई सारी चीज़ें छुपाई हुई थी जो कि शायद आम जनता को समझने में कठिनाई हुई। और सिर्फ ये महिला आरक्षण का मुखौटा कह सकते हैं सामने से लगा हुआ था, लेकिन उसके पीछे कई सारी बातें थी, इसीलिए विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया। अब वो चीज़ें क्या थी वो मैं आपके सामने क्लियरली बताऊँगी कि सबसे बड़ी बात जो कि भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी वो है अलोकतांत्रिक परिसीमन। मतलब बिना जनगणना कराए वो आप सीटें बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि महिलाएं नेतृत्व पाएं, महिलाएं सशक्त हों, महिलाएं आगे बढ़ें, तो आपको इन्हीं 543 सीटों में आप चाहिए कि आप इन्हीं में हम लोगों को मौका दें, इसी में हमको 33% आरक्षण दें। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पहले हम सीटें बढ़ाएंगे, जो कि 850 तक वो लेकर जाना चाहते हैं बिना जनगणना कराए, जो कि बहुत ही गलत बात है। जैसे कि हमारे देश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड की जैसे उन्होंने कारण दिया कि कोविड की वजह से हम जनगणना नहीं करा पाए और जनगणना नहीं हुई। लेकिन फिर कोविड के बाद भी काफ़ी, अभी हम 2026 में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी काफ़ी साल रहे जिसमें वो जनगणना करा सकते थे। और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक जनगणना नहीं होगी, उसके पहले आप कैसे परिसीमन कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये भी है कि अभी भी महिला आरक्षण बिल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जैसे कि ओबीसी महिलाओं को अभी उसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो विपक्ष का एक ये भी कहना है कि ओबीसी महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाए। और परिसीमन, जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल और पॉपुलेशन को देखकर किया जाता है, कि जैसे अब 2011 में जो पॉपुलेशन थी डेफिनेटली हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई होगी। तो हमें पहले देखना होगा कि भैया किस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है और किस क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या है, उसके हिसाब से परिसीमन होता है। तो ये पहले जनगणना नहीं कराना चाहते और अपने मन से फिर ये बिल पास हो जाता और अपने मन से फिर ये सीटें बढ़ा लेते। तो इसका अपोज किया गया है बेसिकली। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, बस इसके तरीकों का विरोध करती है। नहीं, कांग्रेस महिला आरक्षण के लिए आज भी वो खड़े हैं, हम इस बात पे। और जब ये विधेयक का पास अभी नहीं हुआ संसद में, उसके बाद भी कांग्रेसियों ने और सारी इंडिया गठबंधन ने इस बात को बाहर निकल कर ये कहा है कि हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं महिला आरक्षण बिल का। लेकिन इसमें एक तो ओबीसी महिलाओं को स्थान दिया जाए और दूसरा इसे परिसीमन से अलग किया जाए, सिर्फ महिला आरक्षण की बात की जाए। अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो अभी जो 543 सीटें हैं उसमें आप 33% आरक्षण देकर 2019 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप स्थान दीजिए। तो वो बात ये नहीं सुन, वो बात ये 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप स्थान दीजिए। तो वो बात ना करके ये घुमा फिरा कर महिलाओं को सामने रखकर लोकतांत्रिक परिसीमन करने के चक्कर में है, तो डेफिनेटली इसका क्यों समर्थन कोई करेगा? तो कांग्रेस ने अब तक कोई आधिकारिक स्टैंड लिया? सबसे पहले तो ये
महिला आयोग जो है ये आरक्षण बिल है ही नहीं। ये 131वां बिल है और ये परिसीमन का बिल मोदी जी ने लाया और ये इनका एक गुमराह करने के लिए देश की जनता को इन्होंने सबसे अच्छा विकल्प ये निकाला कि इस तरह की प्रोपोगंडा करेंगे। इनका एक लॉजिक आप समझिए, 7:35 पे इन्होंने संसद में नियम यानी महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, मतलब ये लागू नहीं हो पाया। ये 7:45 पे करते क्या है, स्थगित होता है संसद और इनकी महिलाएं 8 बजे प्रोटेस्ट यानी कांग्रेस के विरोध में मोर्चा खोल देती हैं बैनर पोस्टर के साथ। 15 मिनट में आप ये सोचिए कि कहाँ से बैनर पोस्टर संसद में बन गया। ये सवाल मेरा मोदी जी से है कि 15 मिनट में आपने बैनर पोस्टर, इसका मतलब आपने तैयार रखा। आपको आप कहना चाहते हैं कि प्रोपोगंडा था ये कांग्रेस के लिए, ये महिलाओं को, क्योंकि अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो कांग्रेस बीजेपी से हट के अगर आप आए जी, फिर आप क्या कहेंगे? अभी तो कांग्रेस बीजेपी चल रहा है जी, आपने भी कहा कांग्रेस बीजेपी चल रहा है कि हम इस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से हटें फिर इस पे आप क्या कहेंगी? देश की महिलाएं सभी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ समझती हैं और मोदी जी के जो रणनीति है, प्रोपोगंडा है, ये भजभज मंडली जो इनकी कहानी है भाजपा की, वो सबको पता है। और शिक्षित महिलाएं हैं, वो समझ रही हैं कि देश कहाँ जा रहा है, आर्थिक स्थिति कहाँ पे है, वोट बैंक किस तरह तैयार हो रहे हैं, किस तरह, यानी आप उन्नाव का देख लीजिए घटना, है ना, आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित है, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले भी होते थे। नहीं, आप उठाकर यानी देख लीजिए, पहले के यानी देख लीजिए 22 लाख से यानी 40 लाख तक यानी महिलाएं रेपिस्ट बढ़े हैं, मामले बढ़े हैं। तो हम सब सुरक्षित कहाँ पे हैं, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए अभी जैसे हाल ही में स्टीम फाइल जो आया है उसको ये सब छुपाने के लिए ये कहानी मनगढ़ंत यानी मोदी जी की कहानी रची गई है और इसमें इनके यानी संसद, विधायक, मंत्री सब प्रोपोगंडा एक तैयार किए हैं और देश की महिलाएं सभी समझदार हैं, समझती हैं। हम सब जो यानी चाहते हैं कि यानी ये पार्टी हट से भी काम हो और महिलाओं को इस तरह यानी चुनाव में भागीदारी मिले। आप अभी यानी 33% हम लोगों को दीजिए सीटें, लेकिन ये करना नहीं चाहेंगे। 543 पे जो इनकी चीज़ें हैं ना, ये पुरुष वर्ग को अपने यानी सुरक्षित करना चाहते हैं और महिलाओं को आप ये चाहते हैं जनसंख्या बढ़ाकर 850 पे हो, तो हम इस तरह के यानी नियम लाए। तो इस पे आधिकारिक स्टैंड उन्होंने अभी तक क्या लिया? देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर हम हटा दें तो एज अ महिला आप क्या सोचती हैं? तो मेरा आप भी महिला हैं, मेरा आपसे ही एक सवाल है कि आप क्या सोचती हैं कि जैसे कि हमारे देश में हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे, जैसे कि अभी जो खिलाड़ी हमारी लड़कियां थी, पहलवान खिलाड़ियां जो ओलंपिक के मेडल लेकर आई थी और जब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा हरासमेंट का केस उन्होंने लगाया और वो मोदी जी से गुहार करती रहीं कि एक बार हम आपसे मिल लें, एक बार हम अपनी बातें आपके सामने रख लें, तो उस पर उनका कोई स्टैंड नहीं था और उन बेटियों को दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना करना पड़ा और उन्हें घसीटा गया। मतलब सोचिए, जो पूरे विश्व में भारत देश का नाम करके आई हैं जो लड़कियां, उनका भी अगर सम्मान नहीं होता तो हम जैसी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे ये। और दूसरी बात, जैसे कि हम इन्होंने अभी मेंशन किया कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को निर्वस्त्र करके, भारतीय जनता पार्टी का शासित क्षेत्र है वो, और वहाँ पे निर्वस्त्र करके चलाया गया। उसी तरीके से एक प्रधानमंत्री की भाषा कैसी होनी चाहिए, मतलब बहुत ही मर्यादित होनी चाहिए और समता पूर्ण होनी चाहिए, जब सबके लिए समान होनी चाहिए। वो किसी पार्टी से बस रिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो एक पूरे देश के एक पिता के समान हो जाता है एक प्रधानमंत्री। लेकिन उनकी भाषा कैसी रही है संसद में? उन्होंने कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के लिए उन्होंने, मतलब जैसे सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने मेंशन किया था कि कांग्रेस की विधवा है। जब वो बंगाल जाते हैं तो दीदी के लिए कहते हैं दीदी, ओ दीदी, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो मतलब ये किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। और हमने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि उन्नाव का केस, हाथरस का केस हो गया, बिल्किस बानो का केस हो गया। बिल्किस बानो के अपराधी जब बाहर निकल के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उनके तिलक लगाकर उनका माला से उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसी पार्टी का समर्थन हम करेंगे क्या? हम हमारे देश की पढ़ी लिखी चाहूंगी, अगर बिल में संशोधन हो जाए तो फिर क्या कांग्रेस समर्थन करेगी?
100% पहले सबसे पहली बात है कि अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का नेतृत्व बढ़े तो अभी की जो मौजूदा सीट्स हैं इसी में आप 33% आरक्षण दीजिए, हम इसका स्वागत करते हैं। और दूसरा चीज़, इसमें ओबीसी महिलाओं को का जो प्रावधान नहीं है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें आप करिए। और जो परसीमन की बात आप कर रहे हैं, जो आप सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं लोकसभा में, वो आप जनगणना के बाद करिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन कर चुकी हूँ कि इसमें कांग्रेस ने आधिकारिक स्टैंड क्या लिया? यार ये सबसे आधिकारिक स्टैंड मतलब कांग्रेस ही ये प्रस्ताव लेकर आई थी 1989 में, उसको भी आगे बढ़ाया। और 2023 में भी सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ इसको पारित भी किया गया था। बस इसको लागू नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्योंकि, तो उनके द्वारा ये लागू नहीं किया गया। और मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि भाई, और आप जो कह रही हैं कि कांग्रेस ने इस पर क्या स्टैंड लिया या कांग्रेस का क्या इसमें आधिकारिक स्टैंड लिया, तो कांग्रेस तो हमेशा से स्टैंड लेती रही है। और मेरे ख्याल से ये भी जो अभी इसको परिसीमन के साथ जोड़ करके, ये जो लोगों को मूर्ख बना करके, महिलाओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी इसको आगे पारित करना चाह रही थी। और आप ये भी सोचिए कि अभी चुनावी माहौल है हमारे देश में, तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी माहौल है, और इस आपाधापी में स्पेशल मतलब विशेष सत्र बुला करके ये लोकसभा में किया जा रहा है। तो इसके पीछे षड्यंत्र तो बहुत बड़ा था, और जिसको विपक्ष ने समझा और इंडिया गठबंधन ने इसको नकारा और इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये मेरे ख्याल से एक आधिकारिक स्टैंड ही है। अभी जनगणना चल रही है जी, जनगणना पूर्ण हो जाए उसके बाद इसको वो किया जाए। बिल्कुल, पहली बात तो इसको परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को साथ में ना जोड़ा जाए। महिला आरक्षण बिल को अलग रखा जाए और परिसीमन को अलग रखा जाए। ये दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग है दोनों है। और ये चाहते हैं कि हम परिसीमन को लाकर महिला यानी बिल आरक्षण को एक में कर दें, ताकि यानी ये अलग मैसेज जाए। और ये झूठ पूरा यानी झूठ दिखाना चाहते हैं मोदी जी, जो जबकि इनका यानी ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। ये जो बार बार कह रहे हैं इस देश में महिलाओं के लिए, हम लोग तो चाहते हैं कि अभी भी 500 यानी 43 में यानी आरक्षण करें। महिला संशोधन बिल जो है अभी ये लाए हैं, वाकई में है, वास्तव में है, वो मोदी जी लाए हैं, इस बिल को तो पारित कर दें। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन में ऐसा क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझाएंगी जी कि क्या है कि उनको फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा इनको इस तरीके से होगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में जो दक्षिण के प्रदेश हैं, दक्षिण के प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और वहीं आप नॉर्थ में देखेंगे तो इन ज़्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है। तो और साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफ़ी काम किया है। तो जब भी परसीमन का, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, संविधान में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, परसीमन कैसे होता है, एक तो क्षेत्रफल के बेसिस पे होता है और जनसंख्या के बेसिस पे होता है। तो जिन स्टेट्स में ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है तो वहाँ पर तो आप सीट्स नहीं बढ़ा पाओगे। तो भाई जो साउथ के स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए साउथ में किसी और पार्टी की सरकार है तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों की सरकार है बहुत सारे स्टेट्स में, और वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लगभग 70 से 77% सीट्स बढ़ेंगी। तो इन 100% इनका फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक और मेरा सवाल है, अगर जनसंख्या बढ़ी तो सीट अगर बढ़ाई जा रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। सबसे पहले जनसंख्या हो और जातिगत जनगणना भी हो, उसके बाद सीटें बढ़ाई जाएं, बिल्कुल बढ़ाई जाएं, और उसके बाद परिसीमन के बाद डिसाइड किया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो जनगणना हुई नहीं है ना, चल रही है ना, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई ना। अभी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कितनी करना नहीं चाहते ना इनका, यानी ये है कि हमारे पुरुष लॉबी जो यानी इनके अभी मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वो हम यानी उस पर बात आएगी, ये वो चीज़ें करना नहीं चाह रहे हैं ना। ये 850 की यानी जनसंख्या बढ़े, फिर उस पर काम हो। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, फिर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो फिर परिसीमन से दिक्कत क्यों? परिसीमन से दिक्कत तो कभी भी किसी को भी नहीं है। परिसीमन बिल्कुल होना चाहिए अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन अभी तो जनसंख्या काउंटिंग जैसा आप कह रही हैं कि चल रही है, तो अभी जब तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर ये बिल पास हो जाता तो ये तो अपने मन से सीट्स बढ़ा लेते, अपने मन से जनसंख्या कंप्लीट होने से पहले ही सीट्स बढ़ाकर हमको अलोकतांत्रिक तरीके से सीट्स बढ़ाकर दिखा देते और ये डिसाइड कर लेते कि ये क्षेत्र हमने बढ़ा लिए हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना। सबसे पहले काउंटिंग कंप्लीट होगी, जातिगत जनगणना भी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही परिसीमन मतलब सीट्स बढ़ेंगी। बस इतनी सी बात है।
कांग्रेस देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस महिलाओं को ये संदेश देना चाहती है कि सबसे पहली बात है कि आप सभी जानती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आपका सहयोग नहीं किया है, आपका सिर्फ उपयोग किया है। आपको ये भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्यों हमेशा चुनाव के पहले ही आपको महिलाओं की याद आती है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस हुए तब इन्हें लाडली बहना जैसी योजना बनानी पड़ी। बिहार में अभी जब इलेक्शंस हुए तब इन्हें महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने पड़े। हमारे मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा किया था कि हर महिला के खाते में 3,000 रुपये आएंगे, जो कि आप किसी भी गांव में किसी भी जगह पे जाके पूछ लें, आज तक किसी महिला के खाते में 3,000 रुपये नहीं आते। और इवन जो 1,200 रुपये भी आते थे उसमें भी बहुत सारे महिलाओं के नाम कट गए हैं। वृद्धा पेंशन का तो कोई अता पता ही नहीं है। महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आए थे, उज्ज्वला योजना, जिसमें इन्होंने फ्री में सिलेंडर बांटे थे। आप चले जाइए गाँव में, एक भी महिला जिसके पास वो फ्री का सिलेंडर था कभी उसने वो दोबारा भरवाया नहीं, क्योंकि वो सिलेंडर 1,200 रुपये का आता है। महिलाओं ने मुझसे वो बातें कही हैं कि भैया जब हम वो इतना महंगा सिलेंडर है, हमारी कमाई नहीं है इतनी, तो हम हर महीने वो सिलेंडर कैसे भरवाएंगे। तो इस तरीके से ये सिर्फ महिलाओं का उपयोग करते हैं, कभी भी महिलाओं का साथ नहीं देते। और आपको ये बात समझनी होगी कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मतलब हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं हमारे देश के, और उन इतनी अभद्र भाषा का उपयोग वो करते हैं। कभी किसी महिला सांसद को शूर्पणखा बुलाते हैं, कभी दीदी को दीदी करके बुलाते हैं। इस तरीके की भाषा, जैसे कि अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन रोड में चलते हुए किस तरीके से लोग जब लड़कियों को छेड़ा करते हैं तब वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, और ये संसद में बैठकर और बड़े बड़े मंचों से ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने महिलाओं पे ही कहा, अभी प्रतिभा जी ने कहा, ये महिलाओं पे फोकस क्यों करते हैं? सबसे चीज़ें इन्हें पता है मोदी जी को कि महिलाओं पे ये इसलिए फोकस करते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, लेकिन महिलाएं कमज़ोर नहीं है, वो समझती हैं, वो शक्ति हैं, और उनको पता है ये लाडली बहना लाए तो इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गए। नहीं तो कांग्रेस ने भी तो ये सब किया है ना। कांग्रेस लंबे समय से महिला आरक्षण की बातें करती रही, तो उस पर पहले जब सत्ता में थी तो इसे लागू क्यों नहीं कर पाई? वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में 33% आरक्षण जो प्रावधान है वो कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। मैंने आपको एक और बात मेंशन करी कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा इलेक्शंस हुए उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। 40%। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा इलेक्शन में 9% महिलाओं को ये टिकट देते हैं। अभी जो जीती हुई विधायक हैं 9% उसमें है, 9 और 12% सांसद हैं, मतलब लोकसभा में बैठी हुई हैं। तो ये इतना कम, ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, महिलाओं को नेतृत्व देना चाहते हैं। अगर आप सच में महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में तो महिलाओं को टिकट दो। ये महिलाओं को जरिया बनाना चाहते हैं कि महिलाओं से हम चुनाव जीत जाएंगे, और एक अलग मैसेज कि महिलाओं पे अगर हम इस तरह की बातें रखेंगे तो कांग्रेस को हम पक्ष में घेरते रहेंगे। लेकिन महिला शक्ति जाग चुकी है और सब कुछ समझती है, मोदी जी की रणनीति समझ चुकी है। में 4 पहिया वाहन है उसको नहीं मिलेगा, किसी के घर में सरकारी नौकरी है तो उसको नहीं मिलेगा। कि हाँ, तो ये सही तो था कि संपन्न लोगों को नहीं दिया जाएगा। संपन्न नहीं, लेकिन और उसके बाद भी अभी आप सोच लीजिए पॉवर्टी लाइन के नीचे भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके आधों से ज्यादा, मतलब एक बार ये जीत गए उसके बाद आधे से ज्यादा महिलाओं के इन्होंने नाम काट दिए हैं आज की डेट में। लाडली बहना का नाम मेंशन किया, लेकिन वृद्धा पेंशन जो है वो काट दिया। उन महिलाओं को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, मोदी जी साथ देते क्यों ऐसा किए? मतलब वो नया यानी चुनाव मध्य प्रदेश में आया तो नया यानी स्कीम लाए ताकि इस पे असर पड़े और हम चुनाव जीत जाए। वो बेचारी महिलाओं को विधवा पेंशन जो कटा हुआ है, वृद्धा पेंशन, वो कहाँ पे जाए? मोदी जी मतलब बताएं उसको। हाँ, यहाँ से काट कर वहाँ पे उन्होंने भर दिया। अगर आप लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो देखिए, मेरा बस एक यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि अभी ये महिला आरक्षण बिल लेकर आए और महिलाओं के कितने हितैषी हैं ये भारतीय जनता पार्टी, तो आपको ये बात को समझना होगा और ये सवाल भी करना होगा कि क्यों हमेशा चुनाव के पहले ही महिलाओं को ढाल बनाया जाता है। महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ योजनाएँ लेकर आते हैं ये लोग। और दूसरी चीज़, अगर ये सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते तो क्यों इतनी महंगाई बढ़ी हुई है? घर का मतलब आप सोच लीजिए
तेल, खाना, अनाज, इवन महिला बच्चों के ऊपर मतलब शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है। भैया, जिस देश में शिक्षा के ऊपर जीएसटी लगता है उस देश का क्या उद्धार हो सकता है? मतलब शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए भाई। तो ऐसा तो हमारा देश है और ऐसे हमारे देश की नीतियाँ और ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन सी पार्टी आपका सच में हित चाहती है और कौन आज सच में महिलाओं को सशक्त करना चाहता है। आप कुछ कहना चाहिए? मैं भी कहना चाहूँगी मोदी जी से, ये मन की बात करते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, महिला हैं, मैं भी मोदी जी से मन की बात करना चाहती हूँ कि हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। महंगाई इतनी बढ़ी है और हम सब जो बेरोजगारी है वो सब आप देख नहीं रहे हैं। और मन की बात, ये जब भी कुछ अलग करना होता है ये मन की बात करते हैं। तो आप जो ज़मीनी चीज़ें हैं झूठ मत बोलिए और अपराध कम करिए, इस पे बात हो, मेन मुद्दों पे आइए, ना कि इस तरह के माहौल आप तैयार करिए। हम सब बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, हम सब उनके साथ हैं। और 543 पे जो अभी आरक्षण बिल है वो लाए, हम स्वागत करते हैं मोदी जी का, और हम सब 33% पे चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के स्टूडियो आई। अब आप लोगों को तय करना होगा कौन सही है और कौन गलत है। अगले मुद्दे के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।